हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे थे आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी, जो हमारे बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपके लिए अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे पार्ट 3 को। दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को देखिएगा और अंत में जो प्रश्न आपको हम बताएंगे वो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यदि आप उस प्रश्न को छोड़ देते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आप इस प्रश्न को देखने के लिए अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो दोस्तों आज का जो आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि देखिए, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फील्ड की तीव्रता का मान डैश से निर्धारित किया जा सकता है। दोस्तों, ये प्रश्न घुमा फिरा के 3 जगह प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आपके ALP CBT 2 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रश्न एक ही है, बस उसका पूछने का तरीका अलग अलग दे रखा है। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए, दूसरा में कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान डैश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। और तीसरा जो ALP में पूछा गया है, ये एक बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E की गणना किसके उपयोग करके की जा सकती है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ना, वो कूलम के नियम से की जा सकती है। ठीक है, हमने आपको पार्ट 1 में बताया था कूलम के नियम के बारे में। तो यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि हम आपको कूलम के नियम के बारे में पूरा बता चुके हैं वहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा, कूलम का नियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट चार्ज की किसी वजह से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता जो होती है इकाई आवेश पर उत्पन्न बल होता है। ठीक है, तो आप इस को देख लीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं कूलम के नियम का। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के परिणामों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो प्रश्न आने वाले हैं वहाँ के सवालों के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। जहाँ के का जो कूलम नियतांक होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, जो आपके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, हम आपको इसका PDF भी देंगे। यदि आप चाहते हैं इसका PDF प्राप्त करना, तो नीचे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। वहाँ से आप यदि जुड़ जाते हैं तो आपको वहाँ पे सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है कि क्यू विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, जो आवेश होती है, क्यू जो आवेश से जनरेट करते हैं क्यू को, तो क्यू विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या होता है। यह प्रश्न आपको इसरो अहमदाबाद टेक्नीशियन में 29 अप्रैल 2018 को यह प्रश्न पूछा जा चुका है। दोस्तों, यहाँ आप देखिए, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आप सब जानते होंगे दोस्तों। क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, IT, यानी कि धारा। मतलब क्या, विद्युत धारा, और T मतलब समय होता है। यानी कि जो आवेश होता है ना, वो विद्युत धारा और समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर C में गिवन है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्यू विद्युत की मात्रा आम शब्दों में आवेश के नाम से जानते हैं एवं आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, जहां Q क्या है, आवेश है, और T समय, और I क्या है, विद्युत धारा। तो अर्थात Q बराबर IT होता है। इस बात को आप नोट करेंगे, ये आपके न्यूमेरिकल में भी प्रश्न पूछे जाएंगे और वहां पर भी आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये भी प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होता है, या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना आवेश होता है। दोस्तों, ये प्रश्न सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और रामबाण है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है किसके बराबर होता है दोस्तों, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। जो मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ दोस्तों। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वही प्रश्न हम आपको बताएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है किसके बराबर होता है, तो वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर D में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर D क्या होगा, हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, और जो ये होती है प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होती है, आप देख सकते हैं। और जो न्यूट्रॉन होता है हमारा, वो क्या होता है, आवेशहीन होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि एक कूलम क्या होता है। तो दोस्तों, एक कूलम जो होता है ना, वो क्या होता है, 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर B में दे रखा है। तो एक कूलम आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको बताना होगा दोस्तों कि एक कूलम जो होता है वो 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर B में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर B क्या होगा, हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, IT होता है। अभी हम जस्ट पढ़े थे, आवेश का मान धारा तथा समय गुणनफल के तुल्य होता है, अर्थात यह एम्पियर सेकंड के तुल्य है। ठीक है, तो धारा मतलब क्या होगा, एम्पियर होगा,
धारा को किससे मापते हैं, एम्पियर से, और समय को सेकंड से मापते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि Q बराबर IT जो होता है, एक कूलम जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कूलम्ब बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का मान समान डैश के पालन करता है। तो दोस्तों जो कूलम्ब बल होता है ना हमारा, और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, आप सभी को पता होगा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी, न्यूटन साहब के द्वारा की गई थी, और कूलम का जो नियम दिया था वो कूलम ने ही दिया था, तो कूलम नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो कूलम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का जो समान होती है, किसके समान होती है, तो देखिए आपके पास ऑप्शन है ओम का नियम, दूसरा कौन सा हो गया, एम्पियर का नियम, तीसरा के पास है व्युत्क्रम वर्ग का नियम, और चौथा कौन सा गया, किरचॉफ का नियम। तो दोस्तों आप ये जब गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला निकालेंगे और कूलम का फॉर्मूला निकालेंगे, तो उसमें आपको क्या होगा कि व्युत्क्रम का जो क्या होगा, स्क्वायर होता है, यानी कि वर्ग के व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, एक निर्धारित भौतिक मात्रा या तीव्रता भौतिक यात्रा के स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक कूलम डैश के बराबर होता है। तो देखिए ये प्रश्न आपको 3 जगह प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप दोस्तों, एक कूलम जो होता है किसके बराबर होता है, दूसरा पूछा है कि एक कूलम का मान निम्न में से किसके बराबर होता है, और तीसरा आपके पास है कूलम डैश इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। तो दोस्तों एक कूलम का मान जो होता है किसके बराबर होता है, वो होता है कितना, 6.25। मैंने आपको पिछले बता दिया है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या होती है दोस्तों, ये होता है एक कूलम्ब का मान कितना होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान जो होता है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम्ब होता है, बिल्कुल होता है। अब हम जानते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है। ठीक है, अभी हम 10 पढ़े थे, तो यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे आई जो है यहाँ पे दोस्तों ये आवेश है, और सॉरी क्यू जो आवेश है और एन संख्या में इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, क्यू बराबर हमारा होता है एन ई होता है। क्या होता है, एन ई होता है। ठीक है, यहाँ से क्यू की जो हम निकालेंगे ये क्या होगा, आई टी होगा, और एन गुना ई हो जाएगा। यहाँ से एन की वैल्यू यदि निकालते दोस्तों तो आई टी बटे क्या होता है, हमारा ई होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। एक समय का वैल्यू कितना है, एक, और इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम्ब होता है, बिल्कुल होता है। तो इसको यदि आप कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 बटे में 16 गुना 10⁻18 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये पॉइंट है, उड़ेगा तो ऊपर में ये इसका मान 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी निकल गई, 6.25 इंटू 10⁻18 मीटर हो गया, 18 कूलम्ब हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, 42वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि आवेशों के मध्य आकर्षण या अपकर्षण या प्रतिकर्षण का बल किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों देखिए आवेश के गुणन पर, दूसरा कौन सा हो गया, आवेश के मध्य दूरी पर, तीसरा के पास है आवेशित पदार्थ के प्रकार पर, और चौथा कौन सा हो गया, आवेश के समान तापमान पर। तो दोस्तों जो आवेश के मध्य आकर्षण और अपकर्षण बल जो होता है, प्रतिकर्षण बल, ये आवेश के गुणनफल पर और आवेश के मध्य की दूरी पर। ठीक है, क्योंकि ये आपको घुमा फिरा करके कूलम के नियम के बारे में ही पूछा जा रहा है। ठीक है, यदि आप गौर से देखेंगे तो आपको घुमा फिरा के कूलम के नियम के बारे में पूछा जा रहा है। तो कूलम के नियम में क्या होता है दोस्तों, कूलम के नियम में होता है आवेश गुणनफल और उसके मध्य के बीच की दूरी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इस गर्मी में भी हम आप सबों के लिए वीडियो बना रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए कितना भी गर्मी क्यों ना हो, हम आपके लिए वीडियो लेते आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए 43 क्वेश्चन नंबर है कि वोल्टता V से आवेशित एक खोखले गोलक के अंदर का विभव क्या होता है। दोस्तों खोखले गोलक का अंदर का विभव जो होता है वो शून्य होता है। खोखला है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, शून्य होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक बिंदु पर डैश को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर प्रति इकाई धनात्मक आवेश अनुभव किया गया बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक तीव्रता कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। दोस्तों इलेक्ट्रिक तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर प्रति इकाई धनात्मक आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। दोस्तों इस पॉइंट को आप रखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक प्रकार की सदिश राशि है। ठीक है, इस बात को आप नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, आवेश की विद्युत क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है। तो दोस्तों आवेश की जो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता होती है ये दूरी के साथ बढ़ती है। दूसरा कह रहा है कि दूरी के
के घन के साथ घटती है, तीसरा के पास है दूरी के घन के साथ बढ़ती है, और चौथा कौन सा हो गया दूरी के वर्ग के साथ घटती है, और पांचवा कौन सा हो गया दूरी के वर्ग के साथ बढ़ती है। तो दोस्तों आवेश की जो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता होती है ये दूरी के वर्ग के साथ घटती रहती है, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी में दे रखा है। आंसर क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु डैश पर होते हैं या समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर डैश विद्युत विभव होता है, ये प्रश्न एक ही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु डैश पर होते हैं तो वो क्या होते हैं समान विभव पर होता है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किसके लिए गॉस का नियम लागू होता है। तो दोस्तों गॉस का नियम जो होता है किसके लिए लागू होता है, आपके पास चार ऑप्शन दे रखा है। केवल पॉइंट चार्ज के लिए, दूसरा कौन सा हो गया अनंत चार्ज के लिए, तीसरा के पास है चार्ज के अनंत सीट के लिए, और चौथा कौन सा हो गया समान रूप से गोलाकार सेल्स के लिए। तो दोस्तों गॉस का नियम जो होता है ना ये सभी के लिए लागू होता है, ठीक है, क्या होता है सभी के लिए लागू होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि गॉस का नियम है क्या, आखिर गॉस का नियम कहते हैं किसको है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गॉस का नियम जो होता है कहता है कि जो विद्युत आवेश के वितरण एवं उनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निगमित संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से आबद्ध आवेशों एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग गॉस का नियम कहते हैं। यह क्या है केवल पॉइंट चार्ज, अनंत लाइन चार्ज, चार्ज के अनंत सीट और समान रूप से गोलाकार सेल्स आदि पर लागू होती है। इस बात को आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गॉस के निम्न के लिए लागू होता है, ये प्रश्न आपके लिए हम रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हैं तो आपका जो है 48 का आंसर क्या करना है कमेंट बॉक्स में हमको बताना है, ठीक है दोस्तों। जो भी स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर बताएंगे हम निश्चित ही उसको कह सकते हैं कि वो अपने काम के प्रति सीरियस हैं, अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस है, और आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आप जो है अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आपको ललक है, आपको जिज्ञासा है कि एग्ज़ाम को हम क्रैक करें और एग्ज़ाम इस विभाग में नौकरी लें। तो आप निश्चित इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। कह रहा है कि बिजली की गति कितना होती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि बिजली की गति कितनी होती है दोस्तों। तो बिजली की गति जो होती है वो 2.8 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है 2.8 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है किसकी बिजली की गति होती है, ठीक, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी में दे रखा है। दोस्तों विद्युत की गति प्रकाश के वेग के समान होती है, यहाँ पर देख सकते हैं आप विद्युत की गति जो होती है प्रकाश के वेग के समान होती है, अर्थात विद्युत की गति 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 1.86 गुना 10⁵ मील प्रति सेकंड होती है। इस बात को आप नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से क्या एक वेक्टर राशि, यानी वेक्टर मतलब क्या दोस्तों क्या होता है सदिश राशि, यानी कि कौन सा जो है इसमें से कौन सा सदिश राशि है ये आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन दे रखा है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत फ्लक्स और विद्युत शक्ति। तो दोस्तों कौन सा वेक्टर राशि है, तो इसका आंसर क्या होगा विद्युत क्षेत्र। दोस्तों विद्युत क्षेत्र जो है क्या है प्रकार की वेक्टर राशि है, यानी कि सदिश राशि है। यदि किसी स्थान पर स्थिर आवेशित कण पर बल अनुभव होता है यह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र आवेशित कण के द्वारा उत्पन्न होता है या समय के साथ परिवर्तित हो रहे चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र में सबसे पहले माइकल फेराडे ने विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था, और विद्युत क्षेत्र जो एक प्रकार की सदिश राशि है। मैंने आपको बताया था अभी तुरंत कि वेक्टर मतलब क्या होता है सदिश राशि होती है, तो विद्युत क्षेत्र क्या एक प्रकार का सदिश राशि है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आवृत्ति जितनी डैश होगी बिजली का झटका उतना ही डैश होगा। तो दोस्तों जो आवृत्ति जितनी ही कम होगी, यहाँ पे आप देखिए कम भरते हैं, आवृत्ति जितना ही कम होगी बिजली का झटका उतना ही अधिक खतरनाक होगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये यूपीपीसीएल में पूछा जा चुका है, प्रश्न देख सकते हैं आप। आवृत्ति जितनी कम होगी बिजली का झटका उतना ही क्या होगा अधिक खतरनाक होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आवृत्ति जितनी कम होगी बिजली का झटका उतना ही अधिक होता है। यही कारण है कि एसी की अपेक्षा जो होती है ना डीसी में ज़्यादा करंट लगती है, ज़्यादा खतरनाक होता है। यानी बैटरी में जो डीसी करंट होती है तो बैटरी में क्या होती है आपको झटका लगेगा तो बहुत तीव्र झटका लगेगा, आपका जान भी वहाँ पे जा सकता है। इसलिए कोई भी आप इलेक्ट्रिक का काम कीजिए तो अपने सावधानी को हमेशा बरतना ही चाहिए, आपको बरतना ही चाहिए और हमेशा बरतना ही चाहिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी आवेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता है। आपके पास चार ऑप्शन दे रखा है, संवहन, प्रेरण, घर्षण, अपने अक्ष पर घूर्णन करके। तो दोस्तों किसी आवेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने अक्ष पर घूर्णन करके इसे अपने माध्यम से आवेशित नहीं कर सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी में दे रखा है।
और दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न और हैं जो न्यूमेरिकल प्रश्न है। ठीक है, क्या है? न्यूमेरिकल प्रश्न। न्यूमेरिकल प्रश्न जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए हम इस वीडियो में आपको नहीं बताएंगे। अगला जो वीडियो हम लाएंगे उसमें आपको न्यूमेरिकल प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे, और जो न्यूमेरिकल प्रश्न होगा वो एग्जाम में निश्चित ही फंसेगा, जिससे भले ही डाटा उसका चेंज हो जाए, लेकिन ये जो है क्वेश्चंस आपको एग्जाम में निश्चित ही मिलेंगे। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, इस बात को आप नोट करेंगे। देखिए, अक्षीय रेखा पर ध्रुवीय के कारण क्षेत्र के समानुपाती क्या होती है? तो दोस्तों अक्षीय रेखा पर ध्रुवीय के कारण जो क्षेत्र जो समानुपाती होती है I/RQ के समानुपाती होती है। ठीक है, I/RQ के समानुपाती होती है। या आप यहाँ पे इसका डिस्कशन देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे में क्या है, एक न्यूमेरिकल प्रश्न है और उससे आगे भी क्या है, न्यूमेरिकल प्रश्न है। तो इसको हम क्या करेंगे अगले वीडियो में देखें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो आप यहाँ तक ही इस वीडियो को रहने देते हैं, क्योंकि आपको देखने में फिर प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और उसको बता दीजिएगा कि यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का क्लास चल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए इस तरह कंटेंट डेली ले आएंगे। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप किसी प्रकार की जो कमेंट करना चाहते हैं, कुछ सुधार करना चाहते हैं हमारी वीडियो में, या कुछ अलग एक्स्ट्रा करवाना चाहते हैं, तो हमें नीचे अपनी राय जरूर बताएंगे। और हाँ दोस्तों, वैकेंसी के बारे में बहुत लोग पूछते रहते हैं कि वैकेंसी कब आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं क्लियरली कि अभी वैकेंसी के बारे में कोई भी जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है। मैं आप सभी लोगों को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। मेरा एक ही मकसद होता है, किसी को भी झूठी तसल्ली नहीं देना। मतलब कि आप सोच लीजिए कि यदि आप मेरे ऊपर डिपेंड होते हैं, हम आपको बता देंगे कि हाँ कल आएगा परसों आएगा, लेकिन कल परसों नहीं आएगा तो आपको गुस्सा आएगा, आप हमें गाली देंगे, तो हमें वो काम नहीं करना। यदि आपको पढ़ना है तो आप ज़रूर पढ़िएगा, यदि आपको नहीं पढ़ना है तो आप मत पढ़िएगा। लेकिन वैकेंसी अभी नहीं आई है, कब आएगी ये हमें नहीं पता है। ठीक है, मैं क्लियरली कह रहा हूँ, वैकेंसी कब आएगी मुझे नहीं पता है। जब वैकेंसी आएगी उस वक्त सभी को पता चल जाएगी। ठीक है, कोई भी एक्सेप्टेड डेट नहीं है मेरे पास, ना ही किसी प्रकार के कोई रिलेशन रखता हूँ ऐसे विभाग में। ठीक है, किसी प्रकार की कोई नहीं है मेरे पास, बस हम आपको पढ़ाते हैं। तो यदि आपको पढ़ना है तो आप जरूर आइएगा, नहीं पढ़ना होगा तो प्लीज़ मत आइएगा। ठीक है, लेकिन अपना समय अच्छे जगहों पर व्यस्त कीजिएगा, जिससे आपको आपकी लाइफ में अच्छा इंप्रूवमेंट मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।